हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मॉक टेस्ट फर्स्ट, जो कि बिल्कुल आपका बेस्ड ऑन CSBC के पैटर्न पे है। बिल्कुल आपके एग्जाम्स के पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सजाए गए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपना मार्क्स को नीचे जरूर शेयर करके बताएं कि आपने कितना स्कोर किया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 1813 का चार्टर अधिनियम। बिल्कुल आपके यहाँ पे क्वेश्चन जो कि 50 क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये आपके सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स के पैटर्न पे। तो वीडियो को एंड तक देखिए। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है। राइट आंसर यहाँ पे हम किसे टिक करेंगे, तो ऑप्शन डी को, टेलर और विंसेंट आयर। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें हडसन का संबंध किससे था, तो हडसन आप ध्यान रख सकते हैं कि ये आपका दिल्ली से संबंध रखता है। हैवलॉक की बात करें तो आपको बता दूं कि विद्रोह के दमन के दौरान जो ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक था, इसकी मृत्यु लखनऊ में हो गई थी और ये लखनऊ से संबंधित था। ह्यूरोज ये झांसी से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन सी, 1935 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव जो हुआ था वो प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। 5th क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है। ध्यान रखिएगा, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम किसे टिक करेंगे, ऑप्शन सी को, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। 6th क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात की गई है प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था। 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सागरीय जल में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सागरीय जल में सबसे अधिक जो लवण है कौन सा पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि काला सागर में लवणता की मात्रा कम होने का मुख्य कारण क्या है। काला सागर में लवणता की मात्रा कम होने का जो कारण है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, नदी द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति। नेक्स्ट ये है कि यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। बताइए कि यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी को टिक करेंगे, राइन नदी को जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये है कि सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक के रूप में हम किसे जानते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु ग्रंथ साहिब। देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब से जुड़ी हुई मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखा है। देखिए क्या है कि आदि ग्रंथ सिख समुदाय का प्रमुख धर्म ग्रंथ है, इसे गुरु ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है। अगर ऑप्शंस में गुरु ग्रंथ साहिब ना दिखे और आदि ग्रंथ दिखे तो दोनों का मतलब एक ही है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और देखिए इनका संपादन सिख संप्रदाय के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने किया था। तो ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 5वें गुरु कौन थे, तो गुरु अर्जुन देव थे। और गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला जो प्रकाशन हुआ था 30 अगस्त 1604 में हरमिंदर साहब अमृतसर में हुआ था। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखनी है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल्यतः कितनी भाषाएं शामिल थी। यहाँ पे पहले की बात की जा रही है, पहले जो कि 14 भाषाएं शामिल थी और वर्तमान में आपको पता है कि 22 भाषाएं शामिल है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, छोटी आंत से। नेक्स्ट वन ये बनता है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि शहद का प्रमुख घटक क्या है। शहद का प्रमुख घटक क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे, फ्रक्टोज, या फिर फ्रुक्टोज लिखना चाहिए था, फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रुक्टोज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष हम कहते हैं 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और आपको पता है कि ये क्यों मनाया जाता है, तो रमन प्रभाव की खोज किया गया था और उसी के उपलक्ष्य में रमन जो थे सीवी रमन की जन्म जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 1857 के विद्रोह में कौन सा जो स्थल है अछूत रहा था, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, पूर्वी बंगाल। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, पूर्वी बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी।
मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, वीपी वाडिया। 1918 में किया गया था, ध्यान रखेंगे 1918 में वीपी वाडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कृत्रिम वर्षा या फिर मेघ विजन के लिए प्रायः प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक द्रव्य कौन सा है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए आपको ध्यान रखना है सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पूर्व पाषाण काल का संदर्भ किसके लिए आता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, प्रागैतिहासिक मानव, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? तो अवमंदित किया जाता है मॉडरेटर के द्वारा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, मॉडरेटर के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है? ध्यान दीजिए यहाँ पे नहीं होता है, तो कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे, भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे। देखिए भारी पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 101 दशमलव कह सकते हैं 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 101.4 डिग्री सेल्सियस भारी पानी का, जबकि नॉर्मल आपका जो वाटर होता है उसका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कह सकते हैं इसका तो ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था कम होता है, इस वजह से इसको गलत कहेंगे, ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस में कोई दिक्कत नहीं, आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा? हरित बाली रोग, ध्यान रखिएगा बाजरा से संबंधित है। इसको आप छोटा सा समझ सकते हैं, बा इसमें देखिए आ रहा है, इसमें बा आ रहा है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, हरित बाली रोग बाजरा से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास किसका उद्देश्य था? यानी किस पंचवर्षीय योजना का ये उद्देश्य था? गरीबी हटाओ का जो नारा है और साथ साथ न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की देन है? तो राइट आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है? ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जाइमेज। ठीक है, जाइमेज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहा जाता है? पानी में क्या होने पर उसे भारी कहा जाता है? तो सही आंसर होगा हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक। यानी कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिसमें से ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो होता है, दूसरा होता है हाइड्रोजन का दूसरा जो समस्थानिक है उसी को कहते हैं हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। बाकी ऑप्शंस का आप नीचे कमेंट्स करके बताइए कि किसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, रेटिनॉल किसका नाम है, पायरोडॉक्सिन किसका नाम है और राइबोफ्लेविन किसका नाम है, तीनों का कमेंट्स करके नीचे बताएंगे सभी लोग। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला प्रश्न ये बनता है कि बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, मीर कासिम। बक्सर का युद्ध हुआ कब था? 1764 में। ठीक है, 1764 में। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि किसको पचाने के लिए शाकाहारी की लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? किसको पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के दौरान पारित हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है पारित हुआ था किस समय? तो लॉर्ड लीटन के समय में। अगर क्वेश्चन पे पूछता कि रद्द किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन ने किया था इसको रद्द। ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है? ध्यान दीजिएगा, नहीं गुजरती है। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि भूमध्य रेखा पूरे विश्व में कितने देशों से होकर गुजरती है? 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें से मैक्सिको नहीं है। और इन 13 देशों का नाम मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है ताकि आपको इसको याद रखने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए ध्यान दीजिएगा कि भूमध्य रेखा जो कि 13 देशों के माध्यम से होकर के गुजरती है। और दक्षिण अमेरिका में कितने देश हैं? 3 देश है। कौन कौन? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका महाद्वीप में कौन से देशों से होकर गुजरती है? गैबन, कांगो गणराज्य और कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ध्यान रखेंगे कांगो आप याद रख सकते हैं सिर्फ। ठीक है, युगांडा, केन्या और सोमालिया, यानी कुल मिलाकर के अफ्रीका से 6 देशों से होकर गुजरती है। और एशिया से बात करें तो 2 इंपॉर्टेंट देश आपको याद रखना है, मालदीव और इंडोनेशिया। ये जो कि दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको मालदीव और इंडोनेशिया याद रखना है। तो कुल मिलाकर 13 देशों से होकर के गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी को टिक करेंगे, अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया उसी को कहा जाता है अवशिष्ट अधिकार। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि पंचतंत्र का फारसी अनुवाद का नाम क्या है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद जो है उसका नाम क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया था, तो इस किसने किया था, तो अबुल फजल ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें इसका नाम क्या था, तो इसका नाम दिया गया था जो कि अनवर सुहेली, ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। पंचतंत्र की रचना किसने की थी, तो विष्णु शर्मा ने की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सहायक संधि का जनक किसे जाना जाता है। सहायक संधि का जनक किसे जाना जाता है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेस्ली को जानते हैं, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे पर जंग लगना उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना कैसा उदाहरण है, तो ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है, ठीक है। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण उदाहरण है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहे पर जंग लगने पर उसका भार क्या होता है, बताइए तो। लोहे पर जंग लगने पर उसका भार क्या होता है, नीचे कमेंट करके बताएगा सभी लोग, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए फिलहाल देखिए क्या कह रहा है कि डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को, डायोड एक ऐसी प्रयुक्ति होती है जो धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन स्वपोषी होता है, बताइए कि निम्न में से कौन स्वपोषी होता है। तो सही आंसर यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, शैवाल। और शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, शैवालों का अध्ययन हम लोग फाइकोलॉजी जानते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश या फिर कह सकते हैं देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है, तो बताइए कि इनमें से कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो राइट आंसर डेफिनेटली आपने गेस कर लिया होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, मणिपुर। मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से साझा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो राइट आंसर हम यहाँ पे किसे टिक करेंगे, गुलामगिरी जो पुस्तक है वो ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है, ज्योतिबा फुल्ले ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों के रूप में व्यवहार करती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में पेनक्रियाज कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति का है, यह तय करने का अधिकार किसके पास है। तो ये अधिकार राष्ट्रपति को है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कर्नवालिस, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, लॉर्ड कर्नवालिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था। तो 14 सूत्री जो प्रस्ताव रखा गया था 1929 में, ठीक है, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वार्ट्ज किससे बनते हैं। क्वार्ट्ज जो है वो किससे बनते हैं, तो राइट आंसर हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, सोडियम सिलिकेट, ठीक है, सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट वन क्या है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। नोबेल पुरस्कार जो कि आपको पता है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 5 जो क्षेत्र है वो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, जबकि एक शांति का जो क्षेत्र होता है वो नॉर्वे के सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि इसकी स्टार्टिंग कब की गई थी नोबेल पुरस्कार की, तो 1901 में स्टार्ट की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है। गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंदी कोठी बनवाई। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगिरी के राजा से, ठीक है ना, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण कराया गया था नरसिंह वर्मन द्वारा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसके शासन काल को जो कि तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग जो है किसके शासनकाल को, तो कृष्णदेवराय, ठीक है, कृष्णदेवराय प्रथम जो थे इनके शासनकाल को माना जाता है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एस्चुअरी का निर्माण जो है कौन करती है, कौन सी नदी करती है। एस्चुअरी का निर्माण जो कौन सी नदी करती है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ए और बी दोनों, नर्मदा और ताप्ती दोनों जो नदियां हैं वो एस्चुअरी का निर्माण करती है, डेल्टा ये निर्माण नहीं करती है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ल्यूकेमिया जिसको हम लोग ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं, और इसमें क्या होता है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में जो कि असामान्य वृद्धि होती है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किया, जो कि बिल्कुल आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के पैटर्न पे हम लोगों ने यहाँ पे रखा था, CSBC के पैटर्न पे था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे आपका लिंक दिया गया, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द अपलोड करेंगे, तो नीचे अपने कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दें, और साथ साथ जो क्वेश्चंस मैंने पूछा उसके बारे में आप जरूर बताइएगा, और इस 50 क्वेश्चंस में आपकी स्कोरिंग क्या रही नीचे कमेंट्स करके ये भी जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।